नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक तो मैं कंफर्म करना चाहूँगा, अगर कोई दर्शक कंफर्म करे तो क्या मेरी आवाज़ साफ आ रही है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रही है जब हम स्टार्ट रहे थे। अब कैसी आवाज़ आ रही है, कोई कंफर्म करेगा क्या? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे साथ अनुपम मिश्रा जी भी जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि उनके जुड़ने में बस आधा मिनट है और उसके बाद हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। एक्चुअल में मोदी सरकार वैसे तो इसी सत्र में तैयारी कर रही थी इस बिल को लाने की, लेकिन अब सूचना मिल रही है कि कल वो इसको पेश करने जा रही है। तो ऐसे में इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। वैसे तो हम और आप देख रहे हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो लगातार कई तरह के सुधारों पर अ, अड़िग हैं। आर्थिक सुधार बहुत सारे किए हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं और ये भी उनकी एक महत्वाकांक्षी सोच रही है। अगर इतनी महत्वाकांक्षी सोच नहीं हुई होती, अगर वो देश के प्रति इतने सुधार के प्रति समर्पित नहीं होते, तो पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी ना बनाते, किसी और को उस कमेटी की सरपरस्ती सौंप सकते थे। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में उसको गठित करना और उसके बाद उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अब इसको पेश करना, ये कितना अहम है, इससे क्या सुधार होंगे, किस तरह के बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तो एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि भाई हर दूसरे तीसरे महीने किसी ना किसी राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो एक विकास के लिए माहौल चाहिए, वो बन ही नहीं पाता है और हर चुनाव से पहले तमाम तरह की चिकल्लस शुरू हो जाती है टेलीविजन चैनलों पर, सोशल मीडिया में। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं कि अनुपम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज सर आ रही है मेरी कि अभी भी कट रही जैसा आप बता रहे थे? हल्का सा डिस्टरबेंस है लेकिन चलेगा। तो सबसे पहले तो साहब ये बताइए कि ये जो अभी विधेयक लाया जाने वाला है, ये पास होने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि ये भी सूचना मिल रही है कि इस तरह के संशोधन करने के लिए 2/3 संख्या चाहिए और दूसरी बात ये है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां तक महत्व की बात है, अभी आपने खुद ही बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया अनुराग से कि कितना महत्वपूर्ण है। एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा मेरा अपना मानना है, अच्छा तमाम लोगों का मानना है कि जरूरी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मूव है ये भाजपा के पक्ष में ही जाए। इसका उदाहरण ले लीजिए, 2024 में जो माहौल बना था और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीवन में पहली बार स्पष्ट बहुमत से चूक गए। अब आप फर्ज कीजिए कि उस समय वन वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा होता, तो क्या आपको महाराष्ट्र और हरियाणा में वो जीत प्राप्त होती जो आपको 4 जून के 6 महीने बाद हुई? तो मतलब एक ये भी तो एक मुद्दा बनता है कि साहब जरूरी थोड़ी जैसे भाजपा को लाभ ही हो। भाई अगर 2024 में एक ऐसा माहौल बना था कि नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक अपने किसी चुनाव में बिना पूर्ण बहुमत के रहे ही नहीं, वो जीवन में पहली बार पूर्ण बहुमत से चूक गए। यानी एक ऐसा माहौल बन गया था जिसमें कई फैक्टर आ गए थे। एक कुछ तो विपक्ष का जो संविधान से बदलने वाली बात है उसने जोर पकड़ लिया था। आरएसएस से दूरी ने जो मतलब आरएसएस से दूरी हो गई थी, आरएसएस से तकरार हो गई थी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हुई। अब आप ये देखिए कि ऐसे में अगर साथ में विधानसभा भी हो रहा होता, हरियाणा और मध्य प्रदेश, सॉरी ये क्या नाम, महाराष्ट्र, तो पता चला कि यहां तो आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला
हो सकता है वो भी हाथ से निकल जाते। यानी ये कहना कि इसका ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के फेवर में जा रहा है, ये गलत होगा। अतः ये साबित होता है इस बात से, क्या ये बात को हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो क्या भाजपा और मोदी जी और अमित शाह नहीं समझते क्या? लेकिन दिखाता है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट के ऊपर देश का इंटरेस्ट रखा है ओंकार जी। उन्होंने कहा ठीक है, हम हारे जीते कुछ भी हो, लेकिन देश का इंटरेस्ट। भाई पहले 3 चुनाव साथ साथ हुए ही। आज अगर देश में हम अलग अलग व्यवस्था देख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि नेहरू से लेकर इंदिरा तक धुआंधार इन लोगों ने सरकारों को बर्खास्त किया। अगर ये राष्ट्रपति शासन वाला दांव नहीं चलते, इंदिरा जी ने तो 50 से बार किया, नेहरू जी ने कितनी बार, रोज केरल में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करे, तो बहुमत की सरकारें ये बर्खास्त करते रहे। वरना तो पहले 3 चुनाव आपने देखा ना कैसे हुए, पहले 3 चुनाव तो एक साथ ही हुआ। दूसरी बात, काम नहीं हो पाता सर, काम नहीं हो पाता। लेकिन अब देखिए खौफ का आलम ये है कि मोदी तानाशाह हो जाएंगे। अरे भाई, मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा हुए होते तो जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह वो यहां बहुमत से चूक गए, कोई बड़ी बात नहीं हुई, देश में कई जगह बहुमत से चूक जाते। लेकिन इस बात को जानते और समझते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अगर इस कानून को लेकर सामने आ रही है, तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है ओंकार जी, जहां पे एक पार्टी, एक नेता, एक सरकार अपने हित के ऊपर देश के हित को रख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, उन्होंने एकदम तमाशा मचा रखा हुआ है, उनको एकदम हालत खराब है, पता नहीं। अच्छा दिक्कत ये हारते हारते दिमाग खराब हो गया, तो अब उनको हर चीज में लगता है कि इससे भी मोदी का फायदा हो जाएगा, इससे भी मोदी का फायदा हो जाएगा, इससे भी मोदी का फायदा हो जाएगा। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, अब आपने एक सवाल पूछा कि इसके पास होने के कितने ज्यादा चांसेस है, तो इसको मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आज मायावती जी ने कहा कि हम इसके साथ खड़े हैं, मेरी समझ में ये एकदम देश के लिए उचित है। अब आप कह दिए मायावती की तो सांसद ही नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मायावती की सांसद नहीं है, पर ये दिखाता है, एक देश का माहौल बताता है। देश का माहौल दूसरी तरफ से भी नजर आता है। उमर अब्दुल्ला और अभिषेक बनर्जी दोनों ने 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी को डांट दिया, ईवीएम के रोना रो है। क्या रो रखा है अरे ईवीएम के? तो आपने अरे साहब, इसको कहते हैं बेल्ट ट्रीटमेंट। यानी इंडीज के सहयोगी दल हैं और दोनों ने राहुल गांधी को एक तरीके से बेल्ट से ठुकाई और सुताई कर दी है कि भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक बनर्जी का बयान तो कमाल का है। जी अपनी बात पूरी करिए। जी यही मैं कह रहा था कि आप देखिए, अभिषेक बनर्जी का बयान देख लीजिए और उमर अब्दुल्ला का बयान देख लीजिए। दोनों ने इस कदर, क्या जैसा आप बेल्ट ट्रीटमेंट कह रहे हैं, इस कदर उन्होंने डांट पिलाई है कि अब साहब उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अभी तो हम देख रहे कांग्रेस के बयान देख रहे थे, वो कह रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला जब से सत्ता में आए हैं बदल गए हैं। अरे भाई, अभिषेक बनर्जी के लिए तो आप ये भी नहीं कह सकते, वो बंदा सत्ता में 15 साल से है, और अब आप उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि साहब आप तो बदल गए। बजाय ये कहने के कि यार अपने अंदर देखने को, हाँ तो वो साहब, वो आपको याद होगा, मतलब वो पुरानी एक फिल्म का गाना था कि मेरे गम की कोई दवा नहीं, मुझे तुमसे कोई मिला नहीं, और मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम बदल गए तो बदल गए। इस तरह करके उनका अपना एक वो मुझे कहना चाहिए एक निराश महबूबा टाइप का उनका एक बयान आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला बदल गए। आपने ओंकार सर आज तक किसी गठबंधन को इस तरह की बात आपस में करते देखा, यार तुम सत्ता में आने पे बदल गए? ये किस तरह की बातें हो रही? लेकिन सत्ता में आने में कोई नहीं बदला। ये दिखाता है कि चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, 2024 निकल गया, लोकसभा का चुनाव निकल गया, अब वो से कांग्रेस से और राहुल गांधी से पीछा छुड़ाना चाह रहे। वह बहुत बकवास कर लिया, बहुत बकवास कर लिया आपने। तो आप देखिए, केजरीवाल पीछा छुड़ा चुके हैं, संजय राउत का आपने बयान ही सुन लिया, शरद पवार का आपने बयान सुन लिया, अभिषेक का बयान सुन लिया, उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लिया। तो इस सबको देखते हुए अखिलेश यादव का आपने देख लिया, अखिलेश यादव का देख लिया। तो कुल मिलाकर मैं ये नहीं कहता कि 2/3 बहुमत होगा, नहीं होगा, लेकिन विपक्ष एक होकर हर मुद्दे पे जैसे विरोध कर रहा था, वो चीज अब समाप्त हो गई ओंकार जी, वो चीज अब समाप्त हो गई।
और एक बात और जान लीजिए, मतलब आप इनको कुछ भी दोष दीजिए, पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मतलब राजनीतिक रूप से कच्ची गोलियां तो गोटियां खेली तो नहीं नजर आती कि कोई ऐसा बिल पेश कर दे जो गिर जाए। अरे फार्म सही। लॉज भी उन्होंने वापस ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन पास तो उन्होंने कर ही लिया था ना। उन्होंने तो ये भी वक्फ बिल भी लिया है, और वैसे भी ये बिल अभी कहाँ पास होने जा रहा है, इसको तो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की बात है, जेपीसी में भेजने की बात है। मेरा अपना मानना है कि 2024 के चुनाव ने साबित किया है कि जो होने जा रहा है वो किसी एक पार्टी के हित में नहीं है। अगर ये आज से 1 साल पहले हो गया होता तो भाजपा को बड़ा नुकसान होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ये साबित कर रही है कि पार्टी हित और अपने हित के ऊपर उन्होंने देश का हित रखा है। ऐसे में अभी अगर ये विरोध, अब बाकी तो विरोध तो आपने देखा होगा सर, वो हर बात का करते हैं, उसका क्या किया जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जनता को या तो बेवकूफ समझते हैं या अपने अपनी मूर्खताएं करते हैं? जब आप एक तरफ महाराष्ट्र में और हरियाणा में ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, तो उसी समय आपको ये भी जवाब देना चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा 4 लाख के अंतर से कैसे जीत करके आ रही है। उसी ईवीएम से जीती है ना वो। और राहुल गांधी इससे पहले वायनाड और रायबरेली से कैसे जीत गए, या इनकी माताजी रायबरेली से कैसे जीत गई थी, अगर ईवीएम से ही ये सब कुछ खेल करना होता। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में क्यों हार करके वहां उमर अब्दुल्ला की सरकार क्यों बनवा दी, और झारखंड में हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों ले ली? और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में वो बहुमत से क्यों चूक गई अगर ईवीएम उनके हाथ में, नंबर एक। 200 दूसरी 240 बात सीटें क्या क्या जरूरत थी? दूसरी बात मैं अक्सर लोगों को याद दिलाता हूं कि ईवीएम से कांग्रेस की जो सबसे बड़ी हार हुई है वो 2024 या 19 में नहीं हुई है, वो 2014 में हुई है, जो चुनाव कांग्रेस ने खुद कराया था। ईवीएम तुम्हारा था, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा था, सिस्टम तुम्हारा था, सरकार तुम्हारी थी, और कांग्रेस अपनी 125 साल की हिस्ट्री में सबसे बदतर हार पे चली गई। बार बार कह रहा हूं कि भाई आज की हार को मत सोचिए, आज की हार तो कुछ नहीं है। आपकी असली हार तो 44 सीट वाली 2014 की हार थी। नंबर एक, वो भी ईवीएम से हुआ था। इसी चुनाव आयोग, उस समय ईवीएम भी आपका था, चुनाव आयोग भी आपका था, सिस्टम, सरकार, सब कुछ आपकी थी। और उसके बाद तो भाई ईवीएम ने तो अब बताया ना 2014, लेकिन एक जो बड़ी बात है उसको सोचे। बार बार उस बात को कहता हूं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ओंकार सर की लोग इस बात पर इतना गौर नहीं करते। जिस समय इंडिया शाइनिंग का नारा देने के बाद अटल बिहारी हारे, कोई बहाना नहीं, एक लाइन में उनका बयान आया कि जनता का आदेश शिरोधार्य है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और जब कांग्रेस हारी, एक बार इनका एक सोबर बयान नहीं आता, हमेशा इन्होंने क्या कहा, पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। इन्होंने पब्लिक को ही बेवकूफ डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक को ही बेवकूफ डिक्लेयर कर दिया। ये एक अंतर है। तो यानी आप तो उस समय भी रो रहे थे जब ये ईवीएम आपकी थी, इलेक्शन कमीशन आपका था, सरकार आपकी थी। अच्छा अनुपम जी, आप मानते हैं, क्योंकि मैं इस बात को मानता भी हूं और इनकी काबिलियत को सैल्यूट भी करता हूं, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम। आप ये देखिए कि इस देश में दशकों से महिला बिल को लेकर के तमाशा चल रहा था। अलग अलग सरकारों ने उसको पेश करने की नीयत तो दिखाई, पास करने की नीयत नहीं दिखाई। उसके लिए पूरा माहौल बना करके बिल पेश भी किया लोकसभा और राज्यसभा में, उसको पारित भी करा लिया मोदी सरकार ने। उससे पहले माहौल बनाया कि साहब, महिलाओं की जो शक्ति है या जो हमारी आधी आबादी है, वो इस देश के लिए कितनी यूजफुल है या कितना बड़ा योगदान उनका है। उस समय वातावरण ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि किसी दल की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हंगामा कर सके। अभी भी जब वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किया जा रहा है, इससे पहले माहौल बनाया गया। माहौल ये बनाया गया कि जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के समय ये जनसभाओं में कहते घूम रहे थे कि आपने अगर संविधान में छेड़छाड़ की, संविधान में संशोधन किया, पूरे देश में आग लग जाएगी। लेकिन देखिए, 2 दिन लोकसभा में जो चर्चा हुई वो संविधान संशोधनों पर ही हुई।
और उसमें नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन सबको एक तरीके से पूरे देश के सामने उनके असली रूप स्वरूप में ला करके खड़ा कर दिया गया कि इन्होंने कितनी बार संविधान में संशोधन किए हैं, और वो संशोधन भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए, देश को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। और 77 में, 75 में जो संशोधन किए गए, चाहे 39वां हो, 42वां हो, वो तो पूरी तरीके से इनको नेक्ड कर देता है कि इन्होंने कितनी बेशर्मी के साथ संविधान के साथ एक तरीके से बलात्कार किया था। और अब जब देश में माहौल बन गया और देश को पता है कि इन्होंने क्या क्या कर रखा है संविधान के साथ, उसके बाद वो संशोधन के लिए लेकर के आए बिल। किसके लिए? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। अब राहुल गांधी हो या दूसरे लोग हों, जिनको बाकायदा बेल्ट ट्रीटमेंट दिया गया है पार्लियामेंट के भीतर, और जो झुंझला करके भागे हैं वहां से, कैमरा पर्सन उनसे प्रतिक्रिया के लिए पूछते रहे और वो कैमरे में माइक में हाथ मार करके गाड़ी में बैठ करके चले गए। तो ऐसे में एक माहौल फिर से बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देखिए, राहुल गांधी हरियाणा की हार के बाद अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। फिर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र हो गया, तब तो और भी गायब हो गए। आज की तारीख में राहुल गांधी अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, ना सिर्फ भाजपा से बल्कि अपनी बहन से भी। मैं आप लोग को बार बार दिखा रहा हूं कि किस तरह प्रियंका गांधी ने आज भी जो प्रदर्शन किया, उसमें राहुल गांधी नहीं थे। संसद में किया। प्रियंका जब प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में संसद में बैठी थी, राहुल गांधी गायब थे। राहुल, मतलब आप देखिए ना, राहुल गांधी एक तरह से वो प्रियंका का बाइकआउट कर रहे हैं। जब प्रियंका सदन में बैठी तो गायब, जब प्रियंका बाहर प्रदर्शन, 2 प्रदर्शन किए प्रियंका ने, दोनों में राहुल गांधी गायब। उनसे पूछा जाता है कि आपको प्रियंका गांधी की पहली स्पीच कैसी लगी, तो कहते हैं आज से 20 साल पहले 2004 में जो मैंने स्पीच दी थी, प्रियंका की स्पीच उससे अच्छी थी। मतलब ये बेसिल पैर का जवाब आपको समझ में आया? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राहुल गांधी, मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं सर, पहली बार कह रहा हूं, एक अंग्रेजी में फ्रेज है बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी अंत की शुरुआत। ये सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरे गांधी परिवार के राजनीतिक प्रभुत्व के अंत की शुरुआत है। एकदम बेनकाब हो चुके हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरोस वाला मामला हो, राहुल गांधी की राजनीतिक काबिलियत का मामला हो, प्रियंका गांधी की राजनीतिक काबिलियत का मामला हो, जो अपने पहले ही भाषण में अपनी सरकार को गाली देने लगती हैं, या फिर सोनिया गांधी का नेहरू से संबंधित 51 बक्से चिट्ठी उठा ले जाने वाला मामला हो, सोनिया गांधी की सुपर गवर्नमेंट हो। कुल मिलाकर एक तो भाई भाजपा सामने ला रही है, सोशल मीडिया पे तमाम लोग सामने ला रहे हैं, ऊपर से सोशल मीडिया। मैं समझता हूं पिछले 10 साल में ओंकार जी, कांग्रेस हारी है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हार तो कोई भी सकता है, पर पिछले 10 साल में कांग्रेस बेनकाब जितनी हुई है, वो उनके लिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। मेरा मानना है कि कांग्रेस छोड़िए, गांधी परिवार, सोनिया, राहुल और प्रियंका, गांधी परिवार की भारतीय राजनीति में प्रभुत्व के ये अंत की शुरुआत है। अनुपम जी, एक और बात जिस पर शायद आप सहमत होंगे, पहली बार ये हुआ था कि किसी भारतीय एजेंसी ने गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य को इंट्रोगेट किया था, समन जारी करके, बुला करके। और ईडी ने 5 दिन राहुल गांधी को इंट्रोगेट किया था और 3 दिन सोनिया गांधी को किया था। और उस समय जो छाती पीटते हुए कांग्रेसी हमें सड़कों पर दिखाई दिए थे, वो अपने आप में एक विरला ही सीन था एक तरीके से। बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि भाई, अगर इन्होंने 5,000 करोड़ का घोटाला नेशनल हेराल्ड में कर रखा है, ईडी ने अगर इनसे इंट्रोगेशन कर लिया है, ईडी के पास तथ्य हैं, तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि देश के भीतर भी ये जनसभाओं में कहते हैं कि देश में आग लग जाएगी, देश के बाहर जाकर के भी ये भारत के खिलाफ, भारतीय जुडिशरी के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, आपकी मीडिया के खिलाफ लगातार बातें करते हैं।
तो इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? मोदी सरकार इनको गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाल रही है? क्या मोदी सरकार वो गलती नहीं करना चाहती जो चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के बारे में किया था, और उनको भले ही कुछ समय के लिए गिरफ्तार कराया हो लेकिन उनकी वापसी हो गई थी? तो नरेंद्र मोदी ज्यादा सुलझे हुए नेता हैं और वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब अदालत ही इनको गिरफ्तार करने की या कटघरे में पेश करने की के आदेश दे। देखें, ये एक अब इसे दुर्भाग्य मान लें या जो भी मान लें, इस देश में जो वोटर है वो भावुक है। इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगाने का बार बार पूरी जनता पार्टी ने विरोध किया था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री ने विरोध किया था। पर चौधरी चरण सिंह जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने इशू बनाकर इंदिरा को गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तार वो क्या हुई, तुरंत जमानत भी हो गई। लेकिन वो ऐसी सहानुभूति लहर चली। पर ओंकार सर, बात सिर्फ 70 के दशक की नहीं हो रही है। अभी आपने देखा जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रा बाबू नायडू को जेल भेज दिया और चंद्रा बाबू नायडू किस प्रचंड बहुमत से वापस लौटे। आपने देखा था जयललिता ने करुणानिधि वगैरह को कैसे गिरफ्तार कराया था और डीएमके कैसे वापस लौटे। आपने ये भी देखा कि अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और वो किस तरह उनको सत्ता में अपने तमाम भ्रष्टाचार के बावजूद लौटा लाई। तो साहब, एक इकलौता शख्स मेरे भारत के इतिहास में जो गिरफ्तार हुआ पर उसके पक्ष में सहानुभूति नजर नहीं आई, वो केजरीवाल है, सिर्फ केजरीवाल। वरना आज तक जो भी गिरफ्तार हुआ उसके पक्ष में एक सहानुभूति की लहर आपको लगातार नजर आई कि इस देश की भावुकता है। मैंने आपको तमिलनाडु का उदाहरण दिया, इसका झारखंड का उदाहरण दिया, ये आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया, इंदिरा जी का उदाहरण सामने है। और इसी के चलते राजनीतिक पार्टियां पूरा प्रयास करती हैं कि बड़े नेताओं की आपस में गिरफ्तारी गिरफ्तारी वाला खेल ना खेला जाए, पहली बात। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड वाला मामला भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। ये मामला भी कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी लेके गए। तो जी हाँ, भारतीय जनता 2000 पार्टी, ये तो हाँ, भारतीय वो भी जनता पार्टी 2012 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जी, तो भारतीय जनता पार्टी ये तो चाहती है कि वो गांधी परिवार को पूरी तरह एक्सपोज कर दे। पर वो ये नहीं चाहती कि उनको जेल भेजने वाला मोदी सरकार हो। हम इसका एक और भी एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाले मामले में कोर्ट के बार बार कहने पर भी अभी तक केंद्र सरकार जवाब नहीं लगा रही थी। अभी शायद लगा है, तो मेरा वो भी आई एम नॉट श्योर कि लगा है कि नहीं लगा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां भी राहुल गांधी की बात, आपको याद होगा अटल जी तो और उदारता उन्होंने दिखाई थी जब राहुल गांधी को उन्होंने विदेश में गिरफ्तार होने से बचा लिया था, जबकि उसका तो ब्लेम भी उनके ऊपर नहीं आता। लेकिन हाँ, भारतीय राजनीति में एक इतना संयम, लेकिन ओंकार जी, ये सारा संयम भाजपा ही बरत रही है। वरना जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की। तो रोज चले आते थे। अच्छा, और अमित शाह को भेज ही दिया था। अमित शाह को, अच्छा, अमित शाह जिस आरोप में गृह मंत्री जेल गए, वो भी सिटिंग होम मिनिस्टर थे उस समय गुजरात के, है। जब उनको आपने जेल भेजा तो उसमें उनको क्लीन चिट मिली। शरद, आप बताइए, केंद्र में सरकार आपकी, सब कुछ, आज तो आप कहते हैं सब कुछ मोदी का है। सरकार आपकी, जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट चल रही है, जांच सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, उसके बाद नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट कैसे मिली भाई? कैसे मिली? उसके बाद अमित शाह को क्लीन चिट कैसे मिली? तो ये दिखाता है कि आपने पूरा प्रयास किया बेईमानी का, पर आप कर नहीं पाए। आपने, अभी तो मैंने कांग्रेस के एक नेता का बयान देखा, उन्होंने कहा हमारे जीवन की सिर्फ ये गलती हो गई कि 2014 से पहले ये केंद्र प्रकार ने किसी भी तरह सही गलत करके मोदी शाह को हम सजा करा देते तो आज हमको ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। बताइए, ये कौन सा बयान हुआ? ये कौन सा बयान? तो मतलब आप सोच के देखें। मेरा अपना मानना है कि हाँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और इसी के चलते उन्होंने
वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा पे भी नरमी बरत रखी है, क्योंकि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि गिरफ्तार होने वालों के साथ कुछ ऐसी सहानुभूति आती है कि उनकी डूबती हुई राजनीतिक नैया फिर से किनारे पहुंच जाती। और कार्यक्रम खत्म करने से पहले अगर हम उन पत्रों का जिक्र नहीं करेंगे तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा, जिनको सोनिया गांधी दबा करके बैठी हुई हैं। 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सोनिया गांधी ने नेहरू के वो तमाम पत्र 51 डब्बों में भरवा करके अपने पास मंगवाए थे, जिनमें एडविना माउंटबेटन को लिखे नेहरू के पत्र भी हैं। अब वो पत्र चिट्ठी लिख करके सितंबर में भी मांगे गए थे, उससे पहले भी मांगे गए थे। सोनिया गांधी मुंह ही नहीं खोल रही है, जवाब ही नहीं दे रही है। तो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय से राहुल गांधी को पत्र गया है कि भाई आप मदद करिए, और वो राष्ट्रीय महत्व के और शोधार्थियों के लिए भी बहुत महत्व के पत्र हैं, उन पत्रों को वापस भिजवाइए। तो ये सोनिया गांधी ये सारे पत्र अपने पास दबा करके क्यों बैठी हैं? और क्या ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय से उनको चिट्ठी गई है राहुल गांधी को, इसमें भी कहीं आप सरकार की भूमिका देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये भी दिखाता है कि इन लोग देश को अपनी निजी संपत्ति समझ के चलाते थे। निजी संपत्ति मतलब 51 बड़े बड़े बक्से भर के कितनी चिट्ठियां, और केवल लेडी माउंटबेटन की चिट्ठियां नहीं थी उसमें साहब, उसमें साहब पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, जगजीवन राम, गोविंद वल्लभ पंत, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लॉर्ड माउंटबेटन। उससे सिर्फ उनके प्रेम प्रसंग बाहर नहीं आते, उससे उनकी विदेश नीति और देश के बारे में उनकी जो सोच थी सब बाहर आती है। तो साहब जयप्रकाश नारायण को, गोविंद वल्लभ जयप्रकाश पंत, यही नारायण, लोग। हाँ हाँ। तो यस। ऐसा, हाँ मतलब आप उसको छुपा रही हैं, आप देश की संपत्ति उठा। पहली बात तो आप जान लें कि साहब कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि एक बार आप किसी भी म्यूजियम को कोई चीज दे देते हैं तो उसके साथ एक डिस्क्लेमर साइन करते हैं कि आज के बाद मेरा मालिकाना हक इस पे समाप्त हुआ। उसके बाद वो राष्ट्र की संपत्ति हो गई। इन पे चोरी और डकैती का मुकदमा हो सकता है। आप सोचिए, आप आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या अमानत कर में रहे हैं? खयानत, अमानत में अमानत में खयानत। खयानत में मुकदमा होगा आपका। भाई यस। आप तो राष्ट्र की संपत्ति हो गई ना। एक बार वो चीज म्यूजियम को दे दी गई तो राष्ट्र की संपत्ति हो गई, आप उसे वापस कैसे ले सकते हैं? तो ये कैसे होगा भाई? हाँ, अब वो मानिए राणा प्रताप की तलवार रखी म्यूजियम में, तो राणा प्रताप के कोई एक वंशज आए वो तलवार उठा के चले जाए म्यूजियम से, क्या ये संभव है? नहीं संभव है। तो भाई ये तो सीधे सीधे कानूनी मामला बन गया ना। और या तो सोनिया गांधी इसको लौटाएंगी या दिक्कत में आएंगी। लेकिन अब वही बात है, मोदी सरकार का भी बहुत चीजों को बहुत हल्के से, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ठंडा करके खाने वाला अंदाज, बड़ी लॉन्ग रोप देने वाला अंदाज है। तो मोदी जी क्या करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन चलते चलते मैं ये जरूर कहूंगा कि आज जिसने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की भाषण सुना होगा, अभी घूमता आईना पे जा रहा हूं सर उसी पे शो करने, तो वो ये समझ ले, हाँ सर सर आज तो एकदम तबीयत प्रसन्न हो गई। आज जिस अंदाज में वो बोले हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा विपक्ष से भी और कांग्रेस से भी कि वो जब तक नहीं आ रहे हैं योगी तब तक सुधर जाओ। जिस दिन वो आ गए तो भगवान ही मालिक है क्या हो। आप सब घूमता आईना जरूर देखिएगा। 9:10 या 9:15 पर अनुपम जी जुड़ने वाले हैं। मैंने ही पकड़ रखा है, वरना अब तक वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके होते घूमता आईना पर। लेकिन जाते जाते ये बताइए साहब, ये इस परिवार को बिल्कुल समझ नहीं है क्या? क्योंकि जब भी राजीव गांधी की आलोचना होती है कुछ मुद्दों को लेकर के, या इंदिरा गांधी की होती है, तो प्रियंका और राहुल गांधी कुछ इस अंदाज में पेश आते हैं कि जैसे उनके पिताजी और उनकी दादी जी को
बेवजह घसीटा जा रहा है। ये भूल क्यों जाते हैं कि वो दोनों इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री रहा हो, उसकी तो 50 साल बाद भी उसकी नीतियों, उसके कार्यक्रमों की, उसके बयानों की आलोचना करने का हक सबको है। बात वही है, मैं जो आपसे बात कह रहा हूं कि उन्होंने इस देश को अपनी जागीर, अपनी विरासत समझ लिया है। और इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण है कि जो समझ में आया उठा के ले गए, जो समझ में उठाया उठा के रख लिया, जैसे समझ में आया। भाई राजीव गांधी भी तो आपको याद है ना, छुट्टी मनाने के लिए पूरी इंडियन नेवी उनकी लग जाती थी, उनको छुट्टी मनवाने के लिए। वॉर जवाहरलाल नेहरू वॉरशिप पे छुट्टी मनाते थे, राजीव गांधी और संजय गांधी और इंदिरा गांधी को लेकर। तो ये तो पूरी एकदम, जिसे कहना चाहिए कि एकदम अ, देश हमारे बाप दादाओं का उस तरह करके उनका अंदाज है। तो वो प्रधानमंत्री और अपने पूर्वजों में अंतर नहीं कर पाते। उनके लिए आज भी इंडिया इज इंदिरा, इन इंदिरा इज इंडिया वाला हाल है। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए, और बहुत कई गंभीर मुद्दों पर बहुत गहन समीक्षा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।